सो कैसी चल रही है आपकी नीट की तैयारी। तो मैं यहाँ आ गई हूँ आज ऑल्टरनेटिंग करंट के MCQs के साथ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पिक करेंगे इस पैटर्न के, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके नीट के एग्जाम में आते हैं, और उन्हें हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते दौरान हम सारे कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा, बहुत अच्छा रिविजन भी होगा। सो डू नॉट मिस दिस आउट। Question number 24. An AC source is rated 220 volts 50 hertz. The average voltage is calculated in a time interval of 0.01 seconds. It must be 0, may be 0, is never 0, is 220 by root 2 volts. अच्छा, तो इस केस में हम एवरेज वोल्टेज निकालने की बात कर रहे हैं। अच्छा, जस्ट टू रिमेंबर कि हम एवरेज वोल्टेज कैसे निकालते हैं। नॉर्मली हम एवरेज वोल्टेज कुछ यूँ निकालते हैं। एवरेज वोल्टेज क्या होता है, एक पूरे साइकिल के अक्रॉस अगर हमें निकालना हो तो 1/t इंटीग्रेशन ऑफ v dt फ्रॉम 0 to t, हम ऐसे ही निकालते हैं मोस्टली एवरेज वोल्टेज। ठीक है, तो अब अगर आप एवरेज वोल्टेज की डेफिनेशन याद करें, चाहे एवरेज करंट हो या एवरेज वोल्टेज या मीन करंट, मीन वोल्टेज, जो भी कह लो, नॉर्मली हम उसको पूरे साइकिल के अक्रॉस नहीं निकालते, क्योंकि पूरे साइकिल के अक्रॉस जो वोल्टेज या करंट की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा इसको हाफ अ साइकिल पे एवरेज करते हैं। तो हाफ अ साइकिल पे जरूरी नहीं है कि इसका वैल्यू हमेशा 0 हो, राइट। हालांकि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जब इसकी ओवरऑल वैल्यू 0 हो, तो इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा वो होगा इट मे बी 0, क्योंकि एवरेज करंट की वैल्यू भी 0 हो सकती है, एवरेज वोल्टेज की वैल्यू भी 0 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 25. The magnetic field energy in an inductor changes from maximum value to minimum value in 5 milliseconds when connected to an AC source. ठीक है, the frequency of the source is. तो एक बार हम जो है इसका पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है वो मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू कितने टाइम में आ रही है, 5 मिली सेकेंड्स में। तो ये हमारा पीक वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो पीक होती है, और यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाती है, वो 0 हो जाती है, राइट। तो बेसिकली ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या पता है कि एक पूरे साइकिल का जो टाइम होता है वो कितना होता है, वो एक टाइम पीरियड होता है, राइट। तो इसको हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो मतलब इस प्रॉब्लम में जो जो 5 मिली सेकेंड्स जो दिया हुआ है, 5 मिली सेकेंड्स टाइम लगता है t मैक्सिमम से t0 तक आने के लिए। अच्छा, ये मिनिमम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है ना वैल्यू कुछ है, ये 0 नहीं है, वैल्यू कुछ है। इट इज जस्ट दैट कि इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पे मिनिमम है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में t/4 की वैल्यू दी हुई है 5 मिली सेकेंड्स। 5 मिली सेकेंड्स मतलब 5 × 10⁻³ सेकेंड्स। तो हम इस पूरे चेंज का और या फिर इस पूरे पैटर्न का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 4 × 5 × 10⁻³ यानी कि 20 × 10⁻³ सेकेंड्स। ये टाइम पीरियड हो गया। अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाएगा 1/20 × 10⁻³ यानी कि 10⁻³ डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा 50। तो हमारा सही आंसर होगा 50 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26. A series AC circuit has a resistance of 4 ohms and a reactance of 3 ohms. The impedance of the circuit is. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे रिएक्टेंस भी दिया हुआ है। तो इम्पीडेंस क्या होता है, √r² प्लस x²। अब अगर x के अंदर XL और XC कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों है तो हम लिखते हैं XL - XC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक सिंपल रिएक्टेंस दिया हुआ है तो सीधा सीधा रिएक्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4² प्लस 3² यानी कि 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा √25 यानी कि 5 ohms। तो सही ऑप्शन है ए।
Question number 27. An AC source rated 100 volt RMS supplies a current of 10 amperes RMS to a circuit. The average power delivered by the source क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो भी AC सोर्स का रेटेड रहता है वो हमेशा RMS वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि एवरेज पावर हम कैसे निकालते हैं, VRMS इंटू IRMS इंटू पावर फैक्टर यानी कि cos फाई, ठीक है। तो VRMS की वैल्यू और IRMS की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 इंटू cos फाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 cos फाई, ठीक है। तो अब पावर कितना डिलीवर होगा ये डिपेंड कर रहा है फाई के वैल्यू पे। तो अगर cos फाई की वैल्यू 1 होती है तो उस केस में पावर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1000 वॉट्स, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ तब होगा जब cos फाई की वैल्यू 1 होगी, लेकिन क्या cos फाई की वैल्यू हमेशा 1 होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। तो इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इसकी वैल्यू 1000 वॉट ही हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इफ cos फाई की वैल्यू 1 नहीं होती है, अगर ये 1 के बराबर नहीं होता है तो उस केस में जो पावर की वैल्यू होगी वो क्या होगी? उस केस में जब cos फाई की वैल्यू 1 नहीं होगी तो पावर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1000 वॉट से कम होगी। ऐसा कैसे पता? आप खुद cos फाई की वैल्यू डाल के देख लीजिए, क्योंकि cos फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो अब अगर cos फाई की वैल्यू 1 नहीं है तो चाहे इसकी वैल्यू जो भी हो ये 1 से कम है, तो अगर ये cos फाई की वैल्यू 1 से कम है तो मतलब इस पूरे पावर की जो वैल्यू है वो 1000 से कम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि ये 1000 के बराबर हो अगर cos फाई की वैल्यू 0 है, हो सकता है कि ये 1000 से कम हो अगर cos फाई की वैल्यू 1 नहीं है। तो मतलब ऑप्शन बी क्या है? मे बी 1000 वॉट। हाँ, ये तो हो सकता है। कब हो सकता है? जब cos फाई की वैल्यू 1 है। मे बी ग्रेटर देन 1000 वॉट, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। मे बी लेस देन 1000 वॉट, हाँ ये भी हो सकता है जब cos फाई की वैल्यू 1 के बराबर ना हो। तो बी और डी ये दोनों ही इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28. A bulb rated 60 watt at 220 volt is connected across a household supply of alternating voltage of 220 volts. Calculate the maximum instantaneous current through the filament. ठीक है, तो इस केस में बल्ब का जो रेटेड वैल्यू है 220 वोल्ट, ये क्या है? ये VRMS की वैल्यू है, ठीक है। और बल्ब का पावर भी हमें दिया हुआ है। तो अगर ये दोनों चीजें दी हुई है तो हम IRMS आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि IRMS क्या हो जाएगा? पावर डिवाइडेड बाय VRMS। तो यानी कि ये हो गया 60 डिवाइडेड बाय 220, तो ये हो जाएगा 2 3 से 6, 2 11 से 22, सो 3/11 एम्पियर। ये हो गया RMS वैल्यू करंट की। बट हमें क्या निकालना है? हमें इंस्टेंटेनियस करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? I0, बेसिकली पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। तो हमें क्या पता है कि IRMS जो है वो होता है I0/√2। तो इससे हम कह सकते हैं कि I0 जो है ये होता है √2 इंटू IRMS। तो यानी कि √2 इंटू 3/11, तो ये हो जाएगी 0.385, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 0.39 एम्पियर्स। क्वेश्चन नंबर 29. The peak power consumed by a resistive coil when connected to an AC source is 80 watts. ठीक है, ये पावर का पीक वैल्यू है। Find the energy consumed by the coil in 100 seconds, which is many times larger than the time period of the source. ठीक है, तो सबसे पहले हम पावर कैसे निकालते हैं? एवरेज पावर हम निकालते हैं IRMS VRMS इंटू cos फाई, ठीक है। IRMS को हम लिख सकते हैं I0/√2, VRMS को लिख सकते हैं V0/√2 इंटू cos फाई, तो ये हम लिख सकते हैं V0 I0/2 इंटू cos फाई। अब यहाँ पे हम किस तरह के सर्किट की बात कर रहे हैं? हम रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं। रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, तो फाई की वैल्यू 0 होती है। तो इसीलिए cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए पावर की वैल्यू हो जाएगी V0 I0 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें क्या पता है? पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम।
ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाई 2। तो यहाँ से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी हो जाएगा वी नॉट आई नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। अब ये वी नॉट आई नॉट क्या है? वी नॉट वोल्टेज की पीक वैल्यू है, आई नॉट करंट की पीक वैल्यू है। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पावर की पीक वैल्यू मिलेगी। तो ये हो जाएगा पी नॉट इंटू टी बाई 2। पावर की पीक वैल्यू जो है वो इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है 80 वॉट्स। ये हो जाएगा 80। हम कितने टाइम के लिए निकालना चाह रहे हैं? 100 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 4000 जूल्स, यानी कि 4 किलो जूल्स। तो इतना एनर्जी कंज्यूम होगा 100 सेकेंड्स में। क्वेश्चन नंबर 30। The current in a discharging LR circuit is given by I is equal to I naught e to the power minus t by tau, where tau is the time constant of the circuit. Calculate the RMS current for the period t is equal to 0 to t is equal to tau. तो इसमें क्या है, हम थोड़े बेसिक्स पे जाने पड़ेंगे। हम RMS वैल्यू करंट की कैसे निकालते हैं? यहाँ पे I दिया हुआ है I नॉट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। अब RMS वैल्यू क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर, यानी कि इसको हम जो हमारा टाइम कांस्टेंट है दैट इज टाउ, टाउ के रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट किसको करेंगे? करंट को नहीं, करंट के स्क्वायर को, क्योंकि हम रूट मीन स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो इसके स्क्वायर को हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के टाउ तक। ठीक है, तो अभी हमने रूट मीन स्क्वायर नहीं निकाला। तो अभी हम जो वैल्यू अभी तक एटलीस्ट जो निकाल रहे हैं ये सिर्फ मीन स्क्वायर है, अभी हमने रूट इसका किया नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाई टाउ इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ इंटू dt। तो हमें ये भी पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है? e टू द पावर x, आई नॉट स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट है, तो आई नॉट स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ dt। तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई टाउ। e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x डिवाइडेड बाई माइनस 2t बाई टाउ को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाई टाउ, और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेकर के टाउ तक। तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई टाउ इंटू टाउ बाई माइनस 2। ये जो माइनस 2 बाई टाउ है इसको भी हमने बाहर निकाल लिया है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 टाउ बाई टाउ माइनस e टू द पावर 0। तो यहाँ पे टाउ और टाउ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट स्क्वायर बाई 2 e टू द पावर माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा मीन स्क्वायर करंट। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रूट मीन स्क्वायर करंट, यानी कि इसका हमें पूरा का रूट ओवर लेना है। तो माइनस आई नॉट स्क्वायर बाई 2 e टू द पावर माइनस 2 माइनस 1। तो इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना चाहें तो e टू द पावर माइनस 2 का मतलब है 1 बाई ई स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर ऊपर ई स्क्वायर माइनस 1। तो अगर इसको इस फॉर्म में लिख दें तो ये आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, उसी तरह ये ई स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, ये ई हो जाएगा। तो अंदर क्या रह जाएगा? रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जो है ये 1 माइनस ई स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे भी ये 1 माइनस ई स्क्वायर होगा, बट ये वाला माइनस अंदर चला जाएगा तो ये ई स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। ये कैलकुलेशन आप खुद से भी करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। तो इस तरीके से हम आरएमएस करंट निकाल सकते हैं t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू टाउ तक। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स में बताएं। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।